नमस्ते साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में, जो पिछले 3 दिनों से अभी चल रहा है। दिल्ली और हरियाणा का जो बॉर्डर है वहां पर, विशेषकर जो शंभू बॉर्डर है वहां पर। तो जैसे ही ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसके बाद में राजनीति भी शुरू हो गई है। मैं सुन रहा था हमारे देश के जो एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी नेता हैं, आप सब उनको ज़रूर जानते होंगे, माननीय श्री राहुल गांधी जी। तो वो बोल रहे थे कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, उनकी मांगें जायज़ है, तो सरकार उन्हें क्यों रोक रही है? क्योंकि ये तो पैदल जा रहे हैं आंदोलन करने के लिए दिल्ली की तरफ, तो इन्हें रोकना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि उन्हें किस दृष्टि से ये आंदोलन शांतिपूर्ण लग रहा है और उन्हें पैदल किसान कहाँ दिख गए, मुझे ये समझ में नहीं आया। क्योंकि हज़ारों की संख्या में, लगभग 2 से 3 हज़ार ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ, 4 व्हीलर्स, बाइक्स भी हैं, इनके साथ में ये किसान निकले हैं। और उसमें अलग से और किसान अभी जुड़ भी रहे हैं, जो कम से कम 6 महीने का राशन पानी लेकर अपने साथ में निकले हैं। और उनका उद्देश्य क्या है कि दिल्ली में जाना है। अगर उनको धरना प्रदर्शन करना ही है तो वो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में ही जाना है। पिछली बार हमने देखा कि किस प्रकार से किसान जब दिल्ली में घुसे थे तो किस प्रकार की उन्होंने एक प्रकार से अराजकता फैलाई थी दिल्ली के अंदर में, यहाँ तक कि लाल किले तक पर भी चढ़ गए थे। तो खैर, हमारे ये जो नेताजी हैं, इनको ये किसान पैदल दिख रहे हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन इनको दिख रहा है। तो ये कितना शांतिपूर्ण है ये तो आने वाले समय में धीरे धीरे हमको पता चल जाएगा। इसके बाद में जो अन्य बहुत प्रकार के पत्तलकार चैनल हैं, वो भी इस आंदोलन की कवरेज अच्छी प्रकार से कर रहे हैं। मैं देख रहा था दल्लन टॉप, आपको पता है चैनल, यूट्यूब चैनल है। तो दल्लन टॉप चैनल पर उनकी जो एक एंकर हैं, वो एक क्लिप चला रही थी। वो क्लिप थी इसी आंदोलन स्थल की, शंभू बॉर्डर की संभवतः, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर अपने जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं या कांस्टेबल्स हैं या पुलिस वाले, उनको कुछ गाइड कर रहा था, कुछ समझा रहा था कि जब किसान आपके सामने हो और उनको कंट्रोल करना हो, लाठी से कंट्रोल करना हो, तो उनको लाठी कैसे मारनी है। लाठी ऐसे मारनी है कि वो पीछे भी हट जाएं और उन्हें चोट भी ना आए। इस बात को इस दल्लन टॉप चैनल की जो मोहतरमा हैं, वो मोहतरमा इस प्रकार से पेश कर रही हैं कि वो पुलिस वाला ये समझा रहा है कि लाठी कैसे मारनी है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा चोट लगे, यानी बिल्कुल बात को उलट कर बता रही हैं। तो किस प्रकार से इस प्रकार के बहुत से जो पत्तलकार हैं वो भी किसानों को भड़काने में लग गए हैं। मैंने जैसे ही कमेंट किया इस वीडियो के ऊपर, विदिन सेकेंड मेरा कमेंट डिलीट कर दिया, वापस किया, वापस डिलीट कर दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि किस लेवल तक ये लोग इस आंदोलन को या किसानों को भड़काने के लिए तैयार बैठे हैं कि एक एक वीडियो पर इन्होंने बंदे बिठा रखे हैं कि कोई भी कमेंट अगर इनके खिलाफ़ या किसानों के अगेंस्ट में आता तो उसको तुरंत डिलीट कर देना है। आप अगर इस वीडियो पे जाएंगे तो आपको 95% कमेंट आपको जो है वो किसानों के पक्ष में और इन चैनलों के पक्ष में दिखेंगे। कोई भी अगर उनके अगेंस्ट में बोल रहा है तो उसको तुरंत डिलीट कर देते हैं। तो कितनी बड़ी इनकी एक प्रकार से प्लानिंग है इस आंदोलन को हवा देने की, इसको एक प्रकार से सरकार के खिलाफ़ और आगे बढ़ाने की। दूसरी तरफ आप देखेंगे, जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ, दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं सारे सील हो गए हैं और वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों ट्रक जो हैं लाइन में लग गए हैं, खड़े हो गए हैं, जाम हो गए हैं, जो हर दिन अप डाउन करते हैं, दिल्ली के अंदर आते हैं और जाते हैं। और जो बहुत सारी एसेंशियल जो चीज़ें होती हैं, खाने पीने की सामान, दवाइयाँ, या जो व्यापारी वर्ग है उनका जो भी मटेरियल होता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिनिश्ड गुड हो, वो सारी चीज़ें अब स्टक हो गई हैं, रुक गई हैं, फंस गई, जिससे व्यापारी बहुत परेशान है, उनका नुकसान हो रहा है। और सिर्फ व्यापारी नहीं, जो कंपनियां दिल्ली के अंदर हैं या दिल्ली के बाहर बॉर्डर पर हैं, और जो लोग दिल्ली के अंदर आते हैं काम करने के लिए, मज़दूर हों, वर्कर्स हों या और जो भी लोग हो, वो सारे वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसके कारण में उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सारी कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं और ये ऐसे मज़दूर होते हैं कि जो जब काम करते हैं उन्हें
या तो कैश में कुछ पेमेंट मिलता है या वीकली मिलता है, और उसी से उनका घर का खर्चा चलता है। ज़्यादातर लोग तो उसमें ऐसे भी होते हैं कि जो ऑन रेंट रहते हैं, उनका खुद का घर भी नहीं होता। ऐसे में जब उनको वो काम पर ही नहीं जा पा रहे हैं तो उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। जो ये किसान या उनके जो तथाकथित गरीब किसान नेता हैं, जो एसयूवी पर बैठ कर आते हैं, मर्सिडीज़ में आ रहे हैं, 40-40 लाख की गाड़ियों में आ रहे हैं किसानों के लिए आंदोलन करने के लिए, ये गरीब नेता, उनको इन लोगों की तकलीफ़ें, उन लाखों लोगों की तकलीफ़ें समझ में नहीं आ रही हैं जो इनके कारण इस प्रकार की तकलीफ़ में आ गए हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जो भी लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, वास्तव में वो असली किसान नहीं है। असली किसान तो अपने खेत में, क्योंकि किसी भी किसान के पास में इतना समय नहीं कि अपना वो सब कुछ छोड़कर, खेती बाड़ी छोड़कर 6-6 महीने तक वो बाहर बैठे आकर। तो असली जो किसान है वो तो अपने खेतों में वो काम कर रहा। हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन किसानों की कोई समस्याएं नहीं हैं, उनकी भी समस्याएं होंगी, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं। ये किसान जो अभी आंदोलन कर रहे हैं हज़ारों की संख्या में, जिनकी प्लानिंग है कि 6 महीने 1 साल तक भी हम बैठेंगे, जो पिछली बार बैठे भी थे लगभग 13 महीने तक, जो 3 कृषि कानूनों को लेकर जो उनका आंदोलन चल रहा था। तो ये किसान वो किसान नहीं है, ये असली किसान नहीं हो सकते। एक्चुअल में ये वो किसान है जिनके पास में काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें होती हैं और जो खेती किसी और से करवाते हैं। किसान ये सिर्फ इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके पास खेती की ज़मीन है, वास्तव में किसान नहीं है। शायद ही खेती का कोई काम ये अपने खेतों में जाकर करते होंगे, सारा काम मज़दूरों से कराएंगे या अपनी खेती किसी और को कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखी है या बटाई पे दे रखी है, और वो सारे लोग काम करते हैं। यही कारण है कि इनको प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि इनकी लागत बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनको मजदूरी भी देना पड़ता है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे में जब इनको प्रॉफिट कम हो रहा है तो अब वो प्रॉफिट अपना सारा सरकार से भरपाई करवाना चाहते हैं। एक इतने हाई लेवल की एमएसपी चाहते हैं, गारंटी चाहते हैं, बहुत चीज़ें हैं, उस पर बात करेंगे अभी आगे। इसलिए इनको नुकसान हो रहा है। तो अगर आप आपके खेतों में स्वयं काम नहीं करेंगे, आप एज ए मैनेजर काम करेंगे, आप सिर्फ मैनेज करेंगे चीज़ों को और सारा काम किसी और से करवाएंगे, तो ऑब्वियसली आपकी जो कॉस्ट है वो तो बढ़ने वाली है और उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट भी बहुत कम होगा। जबकि हम देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसान हैं जो स्वयं अपने खेतों में काम करते हैं, वो इसी एमएसपी पर और इसी मार्केट से अच्छा प्रॉफिट भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको पता है कि हमारे देश में लाखों की संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो खेती करते हैं जिनके पास में स्वयं का खेत भी नहीं है, वो खेत किसी और से उधार पर लेते हैं, रेंट पर लेते हैं। उस खेत का रेंट भरने के बाद में भी उनको प्रॉफिट होता है, या उनकी जो भी क्रॉप होती है, उपज होती है, उसमें से कुछ परसेंट 30%, 40% वो खेत के ओनर को देते हैं, उसके बाद में भी वो प्रॉफिट में रहते हैं। लेकिन ये किसान जिनके खेत भी खुद के हैं, वो नुकसान में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो खुद खेती करते नहीं हैं, वो सारा काम मज़दूरों से करवाएंगे, किसी और से करवाएंगे और उसके बाद में बोलेंगे कि हमें नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान के पीछे कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है, कोई मार्केट जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आपका खेती करने का जो तरीका है वो गलत है। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि ये किसान आखिर अपना जो आंदोलन है वो दिल्ली के अंदर ही क्यों करना चाहते हैं, जबकि सरकार तो बात करने के लिए तैयार है। सरकार के नेता अभी हमने देखा पिछली बार चंडीगढ़ में आकर उनसे मिलकर गए और अभी भी वो तैयार हैं, वो स्वयं आने के लिए तैयार है। लेकिन किसान कर रहे हैं कि हमें दिल्ली में जाकर ही ये धरना प्रदर्शन करना है। ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि किसान दिल्ली ही क्यों जाना चाहते हैं इतनी बड़ी संख्या में और इतनी तैयारी के साथ में? तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ और प्लानिंग है। तो ऑब्वियसली सरकार को भी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, जो अगर सरकार उन्हें बॉर्डर पे रोक रही है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़, भले मैं बोलता हूं कि किसानों का इंटेंशन गलत ना हो, भले उनके मन में ये ना हो कि हम वहां जाकर कुछ गलत करेंगे, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में भीड़ कहीं इकट्ठा होती है ऐसी कंजेस्टेड जगह में जहाँ पर इतनी पॉपुलेशन रहती है दिल्ली के अंदर में, वहाँ पर अगर कल को इन्हीं किसानों में से कुछ का मन बदल गया या किसी भी कारण से वो किसी अलग डायरेक्शन में जाने लगे, तो वैसे में फिर जिम्मेदार जो भी घटना होगी उसका कौन होगा? जैसे हमने पिछले वर्ष देखा कि पिछली बार के आंदोलन में लाल किले पर जिस प्रकार की का जो है अराजकता फैली और सब कुछ जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो वो अगर वापस हुआ
तब यही किसान बाद में बोल देंगे कि हम तो नहीं थे जी, उसमें तो कहीं बाहर के तत्व घुस आए थे और उन्होंने ऐसा कर दिया। तो ऐसा सिर्फ बोल देने से जो भी घटना होगी, उससे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं होती। तो ऑब्वियसली जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको ये राइट है कि वो पहले से ही आपको अंदर ना जाने दे। और यदि आपको आंदोलन करना है तो आंदोलन तो आप कहीं भी कर सकते हैं, आप प्रेशर तो कहीं से भी बना सकते हैं। और अभी तो 2 महीने में चुनाव आ रहे हैं, आपके पास तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सरकार को आप इस चुनाव में जो है आप सबक भी सिखा सकते हैं। सरकार से याद है कि अभी कांग्रेस पार्टी ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम, यानी हमारी सरकार यदि आती है 2024 के इलेक्शन में जीतकर, तो हम जो किसानों की मांगे हैं स्पेशली एमएसपी वाली, उसको हम पूरा कर देंगे। मज़े की बात यह है कि यही सरकार जब 2004 से लेकर 2014 तक सत्ता में थी और 2006 में ही स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आ गई थी, जिसकी मांग आज के समय में किसान लागू करने की कर रहे हैं, उसको कांग्रेस पार्टी ने 2006 से लेकर 2014 तक यानी 8 सालों तक पेंडिंग में रखा, नहीं किया। वही कांग्रेस पार्टी आज बोल रही है कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम उसको लागू कर देंगे। ये अभी राहुल गांधी का स्टेटमेंट 2 दिन पहले ही आया है। तो मुझे पता नहीं, ये संभवतः पूरी दुनिया को अपनी तरीके से, पूरे भारत को अपनी तरफ शायद पप्पू समझते हैं कि हम कुछ भी बोल देंगे और लोग मान लेंगे। वैसे नहीं, ये तो पता है कि 2024 में आने वाले हैं नहीं, तो बोलने में भी क्या फ़र्क पड़ता है। हो सकता है थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज भी इनका बढ़ जाए, 2-4 सीटें बढ़ जाए। हालांकि जनता अब समझ चुकी है, उनको कोई सीरियस लेता नहीं है और इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं। यहाँ तक कि किसान भी बोल रहे हैं कि जो है कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब उन्होंने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। जहाँ तक रही बात एमएसपी की कि किसान जो एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं कि हमें इतना एमएसपी एटलीस्ट मिलना चाहिए, तो सरकार उससे पीछे क्यों भाग रही है। तो इस बात को यदि आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि जो डिमांड किसान कर रहे हैं वो डिमांड यदि सरकार मान ले तो उसके बाद में जो अनाज हैं, फल हैं, सब्जियां, इन सब के जो मार्केट प्राइस हैं मंडी में आने के बाद में इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना लोगों को करना पड़ेगा। और उस कंडीशन में भी जो प्रॉब्लम आएगी वो सरकार को ही आएगी, क्योंकि लोग फिर वहाँ पर सरकार को ये बोलेंगे कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। यानी अगर किसानों की बात ना मानी जाए तो सरकार जिम्मेदार है, और अगर मान ली जाए तो भी सरकार को प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर पूरे देश की जनता सरकार को गाली देगी। अभी मैं 2 दिन पहले डिबेट देख रहा था, तो वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भी थे और पब्लिक भी थी। तो एक नेता उसमें से ये विपक्ष की तरफ से था, वो कांग्रेस या कहीं से तो था, वो बोल रहा था कि अभी लहसुन जो है वो 400 रुपये किलो बिक रहा है और ये सब कुछ हो रहा है सरकार के कारण। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार को अब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे आप सोचिए कि यदि लहसुन 400 रुपये किलो बिक रहा है, जो संभवतः नॉर्मली जो है 100-150 रुपये के बीच में होता है नॉर्मल दिनों में, लेकिन किसी भी कारण से उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं हुआ या लोगों ने स्टोरेज करके रखा हुआ था, उसके कारण जिस भी कारण से 400 रुपये यदि बिक रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ लाभ किसान को भी जा रहा है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बिचौलिए होते हैं और बहुत सारे जो एजेंट होते हैं, ज़्यादातर पैसा उन्हीं की जेब में जाता है। ये 400 रुपये में से हार्डली मेरे ख्याल से 150 या 200 रुपये किसान को मिल रहा होगा, लेकिन नॉर्मल दिनों से तो भी ज़्यादा मिल ही रहा है। यदि लहसुन 400 रुपये किलो बिक रहा है तो उसका कहीं ना कहीं लाभ किसान को भी मिल रहा है। तो एक तो इन्हें किसानों का भी लाभ करवाना है और महंगाई भी नहीं बढ़वानी है, तो दोनों चीज़ें एक साथ में पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि सरकार एमएसपी लागू करती है, जो ऑलरेडी है, एमएसपी सरकार किसानों को नहीं दे रही है ऐसा नहीं है, स्पेशली पंजाब और हरियाणा के किसानों को तो एमएसपी मिल रहा है, लेकिन जिस रेट पर ये किसान एमएसपी मांग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होगा। ऑलरेडी सरकार 150% की एमएसपी दे रही है, यानी अगर किसानों को फसल उगाने में 100 रुपये की लागत आ रही तो सरकार उस पर 150 रुपये का भाव दे रही है। लेकिन किसान जो हैं उस 100 रुपये की लागत को अलग तरीके से कैलकुलेट करके उसको 200 रुपये बना रहे हैं
और उस 200 रुपये पर फिर उनको 50% MSP चाहिए। वो सरकार नहीं मान रही है, वो किसानों की प्रॉब्लम है और सरकार की प्रॉब्लम है। तो और वो 200 रुपये का जो लॉजिक है वो भी बहुत गलत है, उसको यदि आप समझेंगे तो वो भी बहुत गलत है। इस आधार पे तो फसलों के दाम इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि अभी जो चीज़ें हम बाज़ार से लेकर आते हैं खाने पीने की, उनके दाम लगभग 2 गुना हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में आप अनुमान लगा सकते हैं ये खाने पीने की सारी चीज़ें डबल भाव में हो जाएं तो क्या सिचुएशन देश के अंदर उत्पन्न हो जाएगी आम जनता के लिए और इस सरकार के लिए भी। तो सरकार के लिए भी करो या मरो की स्थिति है कि यदि उन्होंने ये कर दिया तो वो रहने वाले नहीं हैं। और किसान जो हैं, जो मुझे फ़िलहाल तो ये लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन है, क्योंकि ऐन मौके पर जब अभी इलेक्शन 2 महीने में, आपकी 2-3 महीने में सरकार भी बदल जाएगी, मई तक लगभग, तो एक लास्ट मोमेंट पे आप ये आंदोलन लेकर आए हैं। अब पीछे के जो 3 कृषि कानून थे वो भी वापस हो गए, MSP तो आपको मिल ही रहा है, सरकार बातचीत भी करे, लेकिन फिर भी आप 6 महीने की तैयारी करके आए हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साफ़ है कि आप जो है पॉलिटिकली जो है मोटिवेटेड हैं। आपका जो एम है, आपका जो उद्देश्य है, आप कितना भी बोलें कि हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, हम तो किसानों की मांग पूरा करने के लिए आए हैं, वो सही दिखता नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पीछे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं, फंड कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, ताकि वो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा कर सकें, इस सरकार को बदनाम कर सकें और उनका जो वोटिंग परसेंटेज है उसको इंक्रीज़ कर सकें। एक डिबेट में मैंने देखा कि एक नेता बात कर रहे थे और जब उनसे कहा गया कि ये जो किसान हैं ये सारे देश के किसान तो नहीं हैं, बाकी देश का किसान जो है वो तो अपने खेतों में है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है किसानों के साथ में अत्याचार हो रहा है और इनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। तब उन्होंने जो लॉजिक दिया वो कहते हैं कि जी देखिए, मैं मानता हूँ कि ये सारे किसान पूरे देश के किसान नहीं हैं, लेकिन हम जो किसान अभी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम उन सब किसानों की तरफ से उनके प्रतिनिधि बनकर हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। वास्तव में हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम उनके लिए मांग रहे हैं। हम अपने लिए इसलिए नहीं मांग रहे कि हम पंजाब और हरियाणा के किसान हैं और हमें तो ऑलरेडी बहुत अच्छा MSP मिल रहा है। ये उस किसान के नेता ने स्वीकार किया कि हमें तो बहुत अच्छा MSP ऑलरेडी मिल रहा है, बाकी किसानों को नहीं मिल रहा है, हम उनके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब उनसे एंकर ने पूछा कि आपको किसने चुना कि आप उन किसानों की जो है लड़ाई लड़िए, तब वो चुप हो गए, क्योंकि बाकी देश का किसान तो अपने खेतों में है। अगर उसकी कोई प्रॉब्लम भी होती है, उसे कोई समस्या है सरकार से, तो वो अपने तरीके से बात करता है। इस प्रकार से गुंडागर्दी, सड़कों को जाम करना, जिसके कारण लाखों लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, इस प्रकार का काम जो है वो देश के बाकी किसान नहीं कर रहे हैं। तो इस बात से भी ये समझ में आता है कि इन किसानों का जो उद्देश्य है वो कुछ अलग है। वो वास्तव में वो अपनी मांगें मनवाने के लिए या उनको खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसलिए आए हैं, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये जितने किसान हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये हार्डली 90 से 95% कोई भी जो है ये गरीब नहीं है। हार्डली 2-5% किसान उसमें होंगे जिन्हें बहका कर बरगला कर लाया गया है और वो वहाँ पर आए हुए हैं। ये सारे के सारे वो किसान हैं जो मैंने बताया कि अपने खेतों में भी शायद जाते होंगे, वहाँ काम कोई और करता है, इसीलिए इनके लिए संभव है कि ये 6-6 महीने तक घरों से बाहर रहें और यहीं पर डेरा जमा कर बैठें। उनकी खेती तो कोई करने वाला मज़दूर आदि होगा ही जो उसको संभालेगा और पैसे इनकी जेब में आते रहेंगे। और इनकी मांगे, जैसा कि मैंने बताया कि MSP तो संभव नहीं है, जिस लेवल की ये मांग कर रहे हैं उतना ज़्यादा MSP सरकार दे भी नहीं सकती, और अगर दे दिया तो भी प्रॉब्लम जो है जनता को ही आने वाली है। एक मांग इन्होंने ये भी रखी है कि जितने भी किसान हैं 58 वर्ष के ऊपर जब वो हो जाएंगे तो उनको पेंशन दी जाए। पेंशन कितनी? 10,000 रुपये महीने। 10,000 रुपये महीने की पेंशन 58 वर्ष के ऊपर के किसानों को दी जाए। अब यही संख्या यदि हम कैलकुलेट कर लें तो ये लाखों में जाएगी और पूरा बजट जो है लाखों करोड़ रुपए का बनेगा। तो इतना पैसा सरकार कहाँ से देगी? और चलो मैं मान लेता हूँ कि अगर सरकार के पास इतना पैसा है और वो दे भी सकती है, तो फिर सिर्फ किसान को ही क्यों? फिर तो हर कोई उठकर आएगा कि आप जो है हमें भी पेंशन दीजिए। किसान जो एक गाना हमेशा गाते हैं
ये कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा कि किसान तो जी अन्नदाता है, वो लोगों का पेट भरता है, इसलिए किसान तो जो बोले वो मान ही लेना चाहिए। तो अन्नदाता ही क्यों, और भी दाता हमारे देश में हैं, वस्त्रदाता हैं, वस्त्र बनाते हैं लोग, वो तो कभी नहीं बोलते कि हम तो जी वस्त्रदाता हैं और आपको वस्त्र दे रहे हैं इसलिए आप हमारी मांगे जो है पूरी कीजिए। औषधियाँ बना रहे लोग, वो तो नहीं बोलते। बहुत सारी चीज़ें बनाने वाले जो लोग हैं, ये किसान जिन इक्विपमेंट को लेकर अपनी खेती कर रहा है, आज के समय में हार्डली 1% लोग भी शायद बैल की मदद से खेती नहीं करते। तो जिन जिन चीज़ों को वो अपनी खेती में यूज़ करता है, चाहे वो ट्रैक्टर हो या बहुत कुछ हो, वो तो कभी नहीं बोलते कि हम तो जी ट्रैक्टर दाता है या बिजली दाता है या पानी दाता है या ये देते वो देते, एजुकेशन दाता है। तो यदि सारे लोग यही बोलने लग जाएं और वो भी सरकार से अपने लिए पेंशन की मांग करें, तो फिर सरकार उन सबको पेंशन कहाँ से देगी? आपको ही सरकार पेंशन क्यों दे? कोई तो लॉजिक उसके पीछे होना चाहिए। तो जो हम पहले बोलते थे कि किसान जो है भगवान होता है, वो किसान जब भगवान था वो समय अलग था, उस समय के किसान अलग थे। आज का किसान जो है वो भगवान नहीं है। आज का किसान, ज़्यादातर किसान, मैं सारे किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो व्यापारी बन चुके हैं। वो अपनी फसलों को उगाने के लिए, ज़्यादा पैदावार लाने के लिए, उसको ज़्यादा दामों पर बेचने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। किसी भी प्रकार का जहर अपनी फसलों में मिलाने के लिए, ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए और उसको बहुत अच्छा दिखाने के लिए, चमकाने के लिए, जैसे फल और सब्जी आदि में हम देखते हैं किसान कुछ भी कर रहा है। तो आज का किसान पूरी प्रकार से व्यापारी बन चुका है। उसका एकमात्र जो उद्देश्य है, अधिक से अधिक उसे पैसा कैसे मिले। तो ये जो लोग बोलते हैं कि किसान अन्नदाता है और अन्नदाता की सभी बातों को हमें मानना चाहिए, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, जो असली किसान है मैं उस बात से सहमत करता हूँ, लेकिन असली किसान कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं करता। असली किसान कभी भी अपनी फसलों को सड़कों पर डालकर उस पर ट्रैक्टर नहीं चलाता, क्योंकि जिसने अपने खेतों में खुद जाकर मेहनत की है, अपना खून पसीना बहाया है, वो भले उसको उसकी फसल का दाम यदि ना भी मिले तो वो उस पर ट्रैक्टर कभी नहीं चलाएगा। वो गरीबों में बांट देगा, पशु को खिला देगा, लेकिन उस पर ट्रैक्टर नहीं चलाएगा। नहीं चला सकता कोई भी किसान उस पर। मैं आपसे एमएसपी की बात कर रहा था कि किसान जो है किस रेट पर, यानी अपनी लागत को किस प्रकार से वो कैलकुलेट कर और फिर उस पर 150% की 150% की जो एमएसपी चाहते हैं। तो उन किसानों का फार्मूला ये है कि उनकी जो भी लागत खेती में यानी फसल को उगाने में लग रही है, चाहे वो कोई लेबर वो हायर कर रहे हैं या फिर जो बीज लग रहा है, फर्टिलाइजर्स लग रहे हैं, पेस्टिसाइड लग रहे हैं, ट्रैक्टर, डीजल, बिजली, पानी का जो भी खर्चा है, ये सब कुछ मिलाकर सपोज किसी 1 कुंटल क्रॉप को पैदा करने में मान लेते हैं कि 1000 रुपये का खर्चा आया है, ठीक है। तो सरकार बोले कि ठीक है, हम उस 1000 रुपये के खर्चे पर आपको 150% यानी 1500 रुपये का एमएसपी देंगे। इस पर सरकार ऑलरेडी सहमत है। और सहमत नहीं, ये एमएसपी 2018 से चल भी रहा है, जब माननीय श्री अरुण जेटली जी थे उस समय से। लेकिन किसान करें कि जी हम इस 1000 रुपये पर 50% का प्रॉफिट नहीं लेंगे। हमें हमारी जो लैंड है, जो हमारी खुद की लैंड है, अब वो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कंडीशन लगा रहे हैं कि मान लीजिए यदि ये ज़मीन हमारी नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने, किसान जो अपने खेत में काम करता है उसके साथ में जब उसका परिवार काम करता है तो वो भी एक प्रकार से लेबर ही होता है, क्योंकि अगर वो परिवार के साथ में काम ना करे तो किसान को बाहर से लेबर हायर करना पड़ेगा और तब इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो सरकार क्या कर रही है कि उसके घर के लोग जो उस खेत में काम कर रहे हैं उसका भी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कंपनसेशन किसान को दे रही है। तो यदि किसी फसल को उगाने में जो भी कीमत आ रही है उसमें उसके घर के लोगों ने उस फसल को उगाने में जो काम किया है उसको भी उसमें जोड़कर फिर टोटल जो है कॉस्ट निकाली जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली जाती है कि इस फसल को उगाने में इतना खर्चा आया है और उस पर 50% अतिरिक्त किसान जो है वो सरकार जो है किसान को दे रही है। लेकिन किसान बोल रहे हैं कि जी हमें सिर्फ इतने पर 50% नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमारी जो लैंड है, जो हमारी खेती की ज़मीन है, जो हमारी खुद की है, यदि वो ज़मीन हमारी नहीं होती, यदि वो रेंट पर होती तो हमें उसका जो रेंट देना होता वो भी आप काउंट कीजिए और हमारी जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है क्रॉप की उसमें उस रेंट को भी जोड़िए
और फिर उस पे आप जो है 150% हमें जो है एमएसपी दीजिए। यानी यदि किसी फसल को उगाने में यदि हम रेंट को छोड़ दें तो मान लीजिए 1000 रुपये का खर्चा गया है, तो सरकार अभी किसान को 50% और जोड़कर 1500 रुपये दे रही है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि मान लीजिए उस 1000 रुपये की फसल को उगाने पर मेरी जो ज़मीन है उसका प्रति 1000 रुपये की फसल पर यदि 500 रुपये का रेंट गया है तो उस क्रॉप की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको 1500 रुपये मानी जाए, और उस 1500 रुपये पर फिर हमको जो है 50% एक्स्ट्रा दिया जाए, जो लगभग आपका 2250 रुपये होता है। तो आप सोचिए 2250 रुपये यदि किसान देगी, जिस पर एक्चुअल कॉस्ट यदि देखा जाए, यदि हम फैमिली लेबर को हटा दें तो मुश्किल से 600-700 रुपये है, और फैमिली लेबर को यदि जोड़ दें, जो जोड़ा भी जाना चाहिए, तो 1000 रुपये आ रहा है। 1000 रुपये पर सरकार यदि 2250 रुपये किसान को देगी, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया आप देखिए, लगभग 250-200% का प्रॉफिट। कौन सा बिज़नेस दुनिया का है जिसमें 250% का प्रॉफिट होता है? जितने भी बिज़नेस मार्केट में चल रहे हैं आप देखिए, वो 5% से 10% से हार्डली 15% का प्रॉफिट करते हैं, और उसमें भी रिस्क इतना ज़्यादा होता है। आप बोलेंगे जी किसानों को भी तो रिस्क इतना है, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया या और कुछ हो गया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और आपको पता भी है कि ये सारे रिस्क ऑलरेडी किसान अलग से सरकार से कवर कर लेते हैं। बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, वो सारी भरपाई सरकार ऑलरेडी करती है। उसके लिए अलग से आंदोलन होते हैं। इतने कम रेट पर किसानों को सरकार लोन उपलब्ध कराती है, जो किसी बिजनेसमैन को कभी उपलब्ध नहीं होता, और वो लोन भी कम रेट पे होता है, कभी 0 इंटरेस्ट पे होता है, और जो होता भी है, जितना भी किसान ने लिया 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, वो ज़्यादातर लोन बाद में माफ़ भी हो जाता है। तो एक प्रकार से इसलिए मैं कहता हूँ कि आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, एक्चुअल में ये किसान है ही नहीं, ये इनका काम है सरकार को ब्लैकमेल करना, अपनी मांगे मनवाना और अपनी जेबें भरना। सरकार से इन्हें कोई मतलब नहीं है, ना किसानों से मतलब है, ना देश की जनता से। इन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरनी है। तो सरकार जो इनकी जो एमएसपी वाली डिमांड है, जिस प्रोडक्शन कॉस्ट पर ये एमएसपी मांग रहे हैं, वो कभी पूरा कर ही नहीं सकती, और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि यदि सरकार ने वो कर दिया तो महंगाई जो होगी वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और सरकार के ऊपर जब लोड बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली उसे टैक्स भी बढ़ाना पड़ेगा। तो एक तरफ टैक्स बढ़ेगा, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ेगी, टैक्स बढ़ने के बाद में महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, तो फाइनली उसमें नुकसान देश की जनता का तो होगा ही होगा, सरकार जो है वो भी जाएगी। ऐसे तो हर कोई एमएसपी की डिमांड करेगा। एक बिजनेसमैन जो अपना व्यापार चला रहा है, अपनी कोई इंडस्ट्री चला रहा है, वो भी बोलेगा जी हमारी जो इंडस्ट्री है, वो जो लैंड है, वो तो हमारा खुद का है। लेकिन आप कल्पना करो, यदि वो खुद की नहीं होती तो हमें महीने का इतना लाखों रुपए भाड़ा देना पड़ता। इसलिए वो भी सरकार से डिमांड करेंगे कि हमारा जो भी प्रोडक्शन है, और हम उस हमारे जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट रखते हैं, उस पर यदि हम अपना ये भाड़ा भी जोड़ दें जो लाखों रुपये महीने का होगा, तो हमारी कॉस्ट तो जी बहुत बढ़ जाएगी, और हमें कोई वो देगा नहीं। इसलिए हमारे लिए भी सरकार जो है एमएसपी की व्यवस्था करे, और उसका जो है कानून लेकर आए। तो आप बताइए कैसा होगा फिर? सरकार किसको किसको एमएसपी देगी? जो लोग घरों में रहते हैं, अपने खुद के घरों में रहते हैं, वो भी सरकार से डिमांड करेंगे कि जी हम तो खुद के घर में रह रहे हैं, लेकिन कल्पना करो यदि हमारा ये घर खुद का नहीं होता तो हमें भी महीने का 10,000 रुपये 20,000 रुपये भाड़ा देना पड़ता। इसलिए सरकार हमें उसकी भी भरपाई करे महीने का। तो सरकार उन्हें ना क्यों बोले? यदि किसानों को वो इसी आधार पर कंपनसेशन दे रही है, उनको हाई एमएसपी दे रही है, तो बिजनेसमैन को क्यों नहीं, एक आम व्यक्ति को क्यों नहीं? तो इसी प्रकार से आप कल्पना कीजिए कि अनेक प्रकार के लोग इसी तर्क के आधार पर सरकार से कंपनसेशन मांगेंगे, फिर सरकार किसी को कैसे मना कर सकती है? तो ये सारी चीज़ें ये लोगों को समझनी चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इमोशन में आके कि सरकार किसानों की बातों को क्यों नहीं मान रही है। किसान यदि अपना खेत छोड़कर यहाँ पर आया हुआ तो ज़रूर कुछ तो उसके साथ में सीरियस है, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो धरने पर इतनी ठंडी में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे पत्तलकार जो अब इस काम में लग गए हैं, जिनका काम ही यही है, जिनको हम धरनाजीवी या आंदोलनजीवी के नाम से जानते हैं, वो किसानों को भड़का कर अपनी जो है वो दुकान चला रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही है, और फंडिंग यदि उनको नहीं भी मिल रही तो उनके अंदर एक जो गुस्सा है सरकार के प्रति,
या उन लोगों के प्रति जो इस सरकार को समर्थन करते हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में है, तो वो अपने उस गुस्से को निकालने के लिए, दिखाने के लिए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं कि किसानों को और ज़्यादा भड़का रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अब जनता जो है वो चीज़ों को समझने लगी है। यही कारण है कि आप देखिए, भले ये दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन बाकी देश के हिस्से में आप देखेंगे कि कहीं पर थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं है। किसान अपने काम में लगे हैं, उन्हें पता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। और विशेषकर जब किसी आंदोलन को कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी सपोर्ट करती है, तब लोग तुरंत समझ जाते हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी इस काम को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि यदि कांग्रेस पार्टी इतनी ईमानदार होती तो पिछले 70 सालों में जितना ज़्यादा राज इन्होंने इस देश पर किया है, तो किसानों की स्थिति आज जो है वो ना होती। आज किसान, या मैं किसान ही क्यों बोलूँ, देश का प्रत्येक व्यक्ति, जनता जिस हालत में है, या देश की जो स्थिति अब तो काफ़ी सुधर रही है, लेकिन 75 साल जो लग गए, जो अभी भी है, उसके लिए वो ऐसी ना होती यदि कांग्रेस सरकार या कांग्रेस पार्टी या उसके नेता इतने ईमानदार और इतने जनता का ख्याल रखने वाले, उनके दुख को बांटने वाले, उनकी तकलीफ़ों को समझने वाले होते, तो शायद ये स्थिति ना होती। इसलिए जब भी कांग्रेस पार्टी किसी का समर्थन करती है तो लोग तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, इसलिए कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कर रही है, और फिर लोग वहाँ से हट जाते हैं। तो साथियों, अंत में मैं यही कहूँगा कि आप इस आंदोलन पर अपनी नज़र बनाए रखें, और आप में से जितने लोग सोशल मीडिया पर हैं या आप एटलीस्ट यूट्यूब के वीडियो तो देखते ही हैं, जब भी आप वीडियोस को देखें या सोशल मीडिया पर जाएं, कुछ कमेंट ज़रूर करें। यदि आप इसका आंदोलन का समर्थन करते हैं तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल उनके समर्थन में लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप इस आंदोलन के बारे में कुछ और सोचते हैं या इसके विरोध में हैं, तो अपना विरोध ज़रूर दर्ज कराएं। कोई आप न्यूज़ देख रहे हैं, यूट्यूब पर हैं, वहाँ कमेंट करें, सोशल मीडिया पर लिखें। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो लोग इस आंदोलन के समर्थन में हैं या जो आंदोलन कर रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा लिखते हैं, और जो इस आंदोलन के विरोध में हैं वो कुछ नहीं लिखते, आपस में चर्चा करते हैं या मन ही मन बोलकर रह जाते हैं। तो इससे एक मैसेज ये जाता है कि लोग यदि इस आंदोलन के खिलाफ में कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोग उसके समर्थन में हैं। और चूँकि जो इस आंदोलन को चला रहे हैं लोग, वो लगातार इसके समर्थन में और सरकार के अगेंस्ट में लिखते हैं, तो एक ऐसा माहौल बनता है कि चारों तरफ सोशल मीडिया में या न्यूज़ चैनल्स पर या इनके कमेंट सेक्शन में ऐसा लगता है कि वास्तव में किसान जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान है और पूरे देश की जनता जो है इनके साथ में है। तो ये ऐसी कंडीशन ना आए, इसके लिए हमें उस प्रकार से एक्टिव नहीं होना है कि जैसे मैंने बताया कि दल्लन टॉप का चैनल जो है, वहाँ पर आप कमेंट करें तो विदिन सेकंड वो डिलीट हो जाता है। लेकिन एटलीस्ट जब भी दिन में 1 बार 2 बार 4 बार आप कोई वीडियो देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर हैं, तो वहाँ पर एटलीस्ट, ताकि लोगों को पता चले कि वास्तव में देश की जनता इसके बारे में क्या सोच रही है, आप क्या सोचते हैं। आप भले ये सोचे कि एक कमेंट से क्या होगा, लेकिन एक से ही 1000 होता है, तो करोड़ों की संख्या में लोग हैं। और यही एक मात्र मेरे ख्याल से तरीका है इस प्रकार के लोगों को सबक सिखाने का, क्योंकि जब उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि जनता जो है सब कुछ समझ रही है और हमें देख रही है, हमें वॉच कर रही है, तो वहाँ पर फिर वो खुद ब खुद जो है पीछे हट जाएंगे। क्योंकि उनके पीछे जो लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जो है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आमदनी पार्टी, आपको पता है हमारे श्री केजरीवाल सर जी, उनकी पार्टी हो जो दिल्ली और पंजाब में है विशेषकर। तो इस प्रकार की पार्टियां जब समझ जाती हैं कि जनता अब जो है सब कुछ समझ रही है, उनकी पोल खुल रही है, तो वो खुद ब खुद अपना सपोर्ट वहाँ से पीछे ले लेते हैं। और ये जो धरनाजीवी, आंदोलनजीवी किसान हैं जिनको फंडिंग मिल रही है, या एक जो है हसीन सपने इनको दिखाए गए हैं कि जी आपको 10,000 तो महीने के मिल जाएंगे, आपकी फ़सल का जो है 2-2.5 गुना आपको दाम मिल जाएगा, और फिर तो आप और घरों में बैठिए और आपका हुक्का पानी चलता रहेगा, बॉटल भी चलेगी, और आपके खेतों में तो फिर तो कोई और आपके काम करेगा, और बस आपकी तो मज़े ही मज़े हैं। तो इस प्रकार के हसीन सपने देखकर ये लोग जो है किसानों को भड़का रहे हैं और सरकार को एक प्रकार से ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इनके अगेंस्ट में कुछ लिखें, और आपका जो भी
आपके जो भी व्यूज़ हों वो लोगों के सामने ज़रूर रखें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।